आपने वोट चोरी चालू कर दी। 25 लाख वोट की चोरी की है बीजेपी ने। हर कोई कहता है राजनीति ये गटर है, पर कोई उतर कर इसको साफ नहीं करना चाहता। इसीलिए मेरे नेता राहुल गांधी जी इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले। आज का पॉडकास्ट कुछ ज्यादा अनफिल्टर्ड होने वाला है, क्योंकि पॉलिटिक्स की बात हर कोई करना चाहता है, बट आज थोड़ी अनफिल्टर्ड बात होगी। ये समझना चाहेंगे कि कैसे पूरे देश में पॉलिटिक्स अच्छा भी है और बुरा भी, क्योंकि आज हमारे साथ है छत्तीसगढ़ के यूथ लीडर सार्थक शर्मा। तो आज सुनते हैं पॉलिटिक्स बड़ी मसालेदार कहानी उनकी जुबानी। सो हाय सार्थक, कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ भाई, आप कैसे हो? एकदम मस्त। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट चैनल में आने के लिए। अच्छा, सबसे पहले मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पॉइंट पूछना चाहूंगा। यू आर अ कांग्रेस का यूथ लीडर, व्हाई कांग्रेस? भाई क्योंकि अगर इस देश की बुनियाद कहीं से शुरू हुई है तो कांग्रेस से शुरू हुई है। बट डोंट यू थिंक कि शुरुआत उधर से हुई, बट कहीं ना कहीं आज के डेट पे अगर हमें मार्केट का स्टैटिस्टिक्स बोल लूं या बातें बोल लूं, बहुत सारी जगह ऐसी है जहां कांग्रेस ने बहुत सारी चीजें नीचे गिराई भी है। बिल्कुल नहीं। अगर आप मीडिया के थ्रू कुछ गलत दिखाकर, वो बोलते हैं ना, जोर जोर से झूठ को चिल्ला चिल्ला कर बोलो तो सच नहीं हो जाता। बस वही वाली बात है। ओके। बात ऐसी है कि कांग्रेस ने देश की बुनियाद रखी। आप किसी भी चीज का सोचो, जो बेस बनाता है ना वही उसको संवार सकता है, क्योंकि उसको बेस की नॉलेज है। कांग्रेस ने जब भी गवर्नमेंट रूल की, हमेशा जो उनकी वेलफेयर स्कीम्स रही उसी के नाते देश की उन्नति हुई है। चाहे आप इंदिरा आवास ले लो, है ना, चाहे गरीबी हटाओ की योजनाएं ले लो, चाहे राशन की योजनाएं ले लो। राइट टू फूड तो कांग्रेस नहीं दिया था। आज उसको छत्तीसगढ़ में या दूसरे प्रदेशों में अलग अलग तरीके से अपने नाम से, अगर नाम बदलने से योजनाओं का रूट नहीं बदलता। सबसे बड़ी बात जो है। अच्छा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फूड, मुझे एक चीज जानना है कि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर ले, यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को 2 रुपए में 1 रुपए में चावल दिया जाता है। आपके अकॉर्डिंग क्या वो अच्छा है या वो यहाँ के लोगों को आलस बना रहा है? देखिए, व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो आलसी रहना चाहता है या वो काम कर कर पैसा कमाकर कुछ अच्छा करना चाहता है और बीपीएल से ऊपर बढ़ना चाहता है। तो अगर आप किसी नकारे व्यक्ति को खाना दोगे और वो उसके बाद काम नहीं करेगा और ये बोलोगे कि नहीं, एक उसको एग्जाम्पल सेट कर कर ये कहोगे कि इसके जैसे सब हैं, तो ये सही बात नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको उस 1 रुपए किलो चावल की जरूरत है, उसके बाद वो और मेहनत कर कर अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बीपीएल से ऊपर बढ़ सके। तो वैसे लोगों का सम्मान है इस देश में, और कोई आलसी और नकारा है तो फिर उसका तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। पर उसको, क्योंकि वो भारत का नागरिक है, इसलिए उसका ये अधिकार है कि उसको खाना मिलना चाहिए। तो अच्छा, उसको खाना मिल रहा है। बट इस पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसे मिसयूज भी कर रहे होते हैं। देखिए, इतने सारे लोग हैं इस देश में। अगर कोई अच्छा है तो कोई बुरा भी है। हर प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग उसका ऐसा यूज करते हैं कि अपने साथ साथ आजू बाजू के लोगों का भी कल्याण करते हैं। ठीक है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को तो बर्बाद करते हैं या आजू बाजू को भी ढूंढ ढूंढ कर उसी बर्बादी में खींच के ले जाते हैं। आज एक अगर उदाहरण के तौर पर बोला जाए तो नशा जो लोग करते हैं वो तो अपने साथ आजू बाजू 2-4 को और लेकर नशा करते हैं बैठ के। तो वो बोलते हैं ना कि संगति अच्छी होनी चाहिए, तो ये संगति वाली बात है। ओके। आज के डेट पे अगर मैं बात करूं, यू आर इनटू पॉलिटिक्स राइट नाउ एंड आई डोंट थिंक सो आपकी ज्यादा एज है। जितना मैं गेस कर पा रहा हूँ, यू आर रफली अराउंड 28 से 30 के बीच में, या एक आध ऊपर नीचे। ठीक है। सो आपका पॉलिटिक्स में घुसने का सबसे बड़ा कारण क्या था? देखिए, जब मैं कॉलेज में था तब मैंने कॉलेज में एनएसयूआई विंग, देखिए कुछ भी बोलिए, जो यूथ विंग्स हैं वो कांग्रेस की बहुत स्ट्रांग है, चाहे एनएसयूआई हो चाहे यूथ कांग्रेस। तो मैंने एनएसयूआई के वहां पर तरीके देखे थे कि वो कॉलेज में कैसे बच्चों के हक के लिए आवाज उठाते थे। ठीक है। तो मैंने ये देखा तो मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ। तो मैंने भी एनएसयूआई ज्वाइन कर ली कॉलेज में। कॉलेज लाइफ में तो आपको हर प्रकार के लोग मिलते हैं। मैंने तो कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो जिनके पिताजी दूसरी पार्टी में हैं और बच्चे कॉलेज लाइफ में दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली।
अच्छा। ऐसे भी लोग होते हैं, परंतु वो कॉलेज के हिसाब से होता है, वहां के माहौल के हिसाब से होता है। तो मैंने NSY ज्वाइन की, उसके बाद मैं उसमें उनके प्रदर्शनों में जाने लगा, उनके प्रोटेस्ट में पार्ट लेने लगा, और साथ में मैंने एक चीज नोटिस की कि अगर आप भीड़ के साथ मिलकर और अन्याय के खिलाफ सही तरीके से प्रोटेस्ट करो या आवाज उठाओ, तो आपकी मांग पूरी तो होती है। ठीक है। मैंने ये जब देखा, और उसके बाद मैं इसमें भिड़ गया कि कॉलेज में और क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है। और उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में ये तय कर लिया कि अब आवाज उठाना ही मेरा मेन उद्देश्य है। अच्छा। वहां से मैंने पॉलिटिक्स में पार्ट लिया, और मेरे को एक नेता मिले थे, नाम नहीं लूंगा मैं। उन्होंने मुझे कहा कि सार्थक आजकल क्या कर रहे हो, काम वगैरह का क्या सोचा है। मैंने बोला आजकल तो मैं नेतागिरी कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये हमारा प्रोफेशन नहीं है, ये तुमको नहीं करना चाहिए। मैंने बोला ये आपने कैसे तय किया कि हमारा प्रोफेशन नहीं है? ठीक है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि बेटा, नेतागिरी करने के लिए हर वर्ग के लोगों के साथ घूमना पड़ता है और हर जगह जाना पड़ता है, लोगों के घर में बैठ के खाना खाना पड़ता है, ये वो उनकी लड़ाई लड़नी पड़ती है। मैंने बोला तो आपको मुझ में देख के ऐसा लगता है क्या कि मैं ये सब नहीं कर सकता? तो बोले मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर अगर करते हो तो कई लोग नेतागिरी कर करके सिर्फ संगठन में ही संगठन की सेवा करते करते रह गए, बिल्कुल, और कभी विधायक या सांसद नहीं बन पाए। तो मैंने बोला उनकी इच्छा रही होगी संगठन की सेवा करना, क्योंकि जितना विधायक और सांसद बनकर जनता की सेवा करना जरूरी है, उतना ही संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन की सेवा करना जरूरी है। तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि आप अपने लिए एक इलेक्टोरल ग्राउंड्स बना लो पहले, ठीक है, तब आप पॉलिटिक्स में सरवाइव कर पाओगे। तो मुझे उनकी बात अच्छी लगी। मैंने उस दिन से लगभग 6 महीने तक विचार किया कि मुझे किधर पर अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो रायपुर में अवंती विहार है, अवंती विहार से मैंने अपनी शुरुआत की। मेरा घर वहीं, ठीक है, अपने घर के आसपास पुराना लड़का रहा हूँ वहां से। तो मैंने पार्षद चुनाव की तैयारी की, ठीक है। मैंने बहुत हार्डवर्क किया अपना 3 साल। उसके बाद मैं 2019 में जब पार्षद का इलेक्शन आया, तब मैंने कांग्रेस से टिकट मांगी और मैंने कोशिश की कि मुझे कांग्रेस टिकट दे दे, बट क्योंकि उम्र कम थी और किसी जो भी कारण रहा हो, क्योंकि नेतागिरी में आप जितना सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करते हो उतना ही खींचने वाले लोग तो हैं ही, कई लोग धक्का भी दे देते हैं। ओके। तो धक्का भी मिला, कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गया, ठीक है। मैंने इंडिपेंडेंट पार्षद चुनाव लड़ा और मुझे ये समझ आ गया कि वेयर आई स्टैंड इन पॉलिटिक्स। ओके, एंड व्हाट वाज दैट? देखिए वो बात जाने दीजिए। तो मैं जब लड़ा इलेक्शन, तो उसके बाद मुझे ये समझ आ गया कि मैं कहाँ खड़ा हो रहा हूँ, और मुझे ये भी समझ आ गया कि पब्लिक में मेरा कितना एक्सेप्टेंस है। ओके। इंडिपेंडेंट था, कांग्रेस या बीजेपी से होता तो एक पहले पार्टी का वोट बैंक होता है, उसके बाद आपका व्यक्तिगत वोट बैंक होता है। बिल्कुल। तो मेरा व्यक्तिगत ही था पूरा जितना था। मेरे परिवार वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे साथियों ने, और इन सबसे महत्वपूर्ण मेरी टीम, जो कार्यकर्ता मेरे लिए काम कर रहे थे, उन सब ने इतनी मेहनत की थी कि मुझे 790 वोट मिले थे। वाओ। और त्रिकोणीय चुनाव हो गया था, कांग्रेस और बीजेपी से बाहुबली तो नहीं बोलूंगा, पर धनकुबेर चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा। उनके सामने मैं एक बच्चा ही था और चुनाव लड़ा, और जिस हिसाब से पब्लिक ने समर्थन दिया, उसके लिए मैं उनका जितना ऋणी हूं उतना किसी का नहीं हो सकता। क्या बात है। और कभी भी कुछ भी हो जाए, सार्थक शर्मा की पहचान अगर कभी चालू होगी तो रायपुर भी उसमें दूसरा ही रहेगा, पहला अवंती विहारी रहेगा। क्या बात है। क्या अच्छा, सिंस आपने ये मेंशन किया, तो आपका अगर मैं बात करूं सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
हर जगह सार्थक रायपुर, सार्थक अंडरस्कोर रायपुर, सार्थक डॉट रायपुर वैसा ही है. सो वाज इट, मतलब उसका रीजन क्या है? देखिए, मुझे ना रायपुर से बहुत प्यार है. मैं अगर कभी घूमने कहीं बाहर भी जाता हूँ, 4-5 दिन होते हैं, तो मैं फड़फड़ाने लगता हूँ कि मुझे रायपुर वापस जाना. अच्छा. मैं अगर रायपुर में निकलूं ना बाहर, यहाँ के लोगों से ना मिलूं, तो मैं रह नहीं पाता. अच्छा. और रायपुर ने जो मुझे पहचान दी है ना, मैं नहीं मानता शायद मैं किसी दूसरे शहर में होता तो मुझे मिलती. ओके. आज रायपुर ने और रायपुर की पब्लिक ने इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है, इतनी मदद की है, तो उसके लिए अगर मैं रायपुर से अपन, मतलब मैं रायपुर का ऋणी नहीं रहूं ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं एहसान फरामोश हूं. हाँ. तो मैं इसीलिए तब से ये सोचा कि मैंने बोला अपनी पहचान ही रायपुर से है, Okay. तो क्यों ना इस नाम को अपने साथ जोड़ लिया जाए. तब मैंने एक दिन, और मैंने एक नेता भी हैं कांग्रेस के, हरीश चौधरी जी हैं, वो बाड़मेर से आते हैं. उनका एक इंटरव्यू भी सुना. उन्होंने भी अपना हर जगह यूजर नेम हरीश बाड़मेर करके रखा हुआ है. तो उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में इसी तरीके से कुछ बताया था कि उनके बाड़मेर से जुड़ी यादें, और वो जब चुनाव लड़े और ये. और भाई, यही तो रहना है जीवन भर, यही तो लड़ना है. आज अगर जन्मदिन रहता है तो यहीं के लोग आते हैं, मिलने आते हैं, प्यार देने आते हैं, आशीर्वाद देने आते हैं. तो जब इस पृथ्वी को छोड़ के जाना होगा तो भी यहीं के लोग आएंगे, है ना. यहीं के लोग दुखी होंगे, यहीं के लोग रोएंगे. ठीक है, जितने भी दिन रहे, पर जो प्यार सम्मान यहाँ से है वो किसी और शहर से नहीं हो सकता. Okay. तो सार्थक जब तक जिएगा तब तक उसके साथ रायपुर का नाम जरूर जुड़ा रहेगा. बहुत चाहे सार्थक शर्मा जुड़े रहे ना रहे, पर सार्थक रायपुर जरूर जुड़ा है. बहुत खूब, बहुत खूब. तो आपके लिए अगर हम बात करें, सिंस आपने जो ये स्टेटमेंट कहा, तो मेरे ख्याल से रिलीजन से बड़ा शहर है? रिलीजन से बड़ा शहर नहीं है, पर रिलीजन का एक अपना महत्व है, हिंदुइज्म का, जो मैं हूं, और शहर का एक अपना महत्व है. मैं कभी धर्म समाज को जोड़कर किसी में भेदभाव कर कर नहीं चलता. ये मेरा ना नेचर है और ना मैं इस टाइप का व्यक्ति हूं. अगर आज की डेट में सार्थक शर्मा एक पॉलिटिशियन नहीं होते तो वो क्या होते? भाई, ऐसा तो कभी सोचा नहीं, क्योंकि कॉलेज लाइफ में इंसान पढ़ता रहता है, उसके बाद वहीं पर अपना करियर चूज कर लिया कि इस फील्ड में जाना है. बट शायद अगर मैं पॉलिटिशियन नहीं होता तो मुझे लोगों के लिए लड़ना और लोगों की आवाज उठाना इतना पसंद है, तो मैं पत्रकार होता. पत्रकार? ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर पत्रकार लॉयल ना रहेगा तो आप देश और समाज के साथ गलत कर रहे हो. तो लॉयल्टी पत्रकारिता में बहुत नेसेसरी है. और मैं, कुछ पत्रकार ऐसे हैं, नाम नहीं लूंगा, जिनसे बहुत ज्यादा प्रभावित भी हूं. क्योंकि वो जिस हिसाब से आवाज उठाते हैं और लोगों के लिए वेलफेयर करते हैं ना, वो वंडरफुल है. लॉयल्टी किसके तरफ होनी चाहिए? अपने कर्म की तरफ, अपने काम की तरफ. वो लॉयल्टी, भाई, अगर आपने उसको चौथा स्तंभ कहा है देश का, तो अगर चौथा स्तंभ कहा है तो उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी है. ठीक है. और वो अगर सही दिखाएगा ना, तो देश में दुष्प्रचार नहीं होगा. और दुष्प्रचार जितना गलत है, उतना तो मैं मानता हूं कि शायद पाप करना भी गलत नहीं. तो एक तरफ अगर हम बात करते कि पॉलिटिशियन चौथा स्तंभ है, जैसे आपने कहा, पॉलिटिशियन नहीं, सॉरी, पत्रकार जैसा चौथा स्तंभ है आपने कहा, तो आज की डेट पे एक तरफ बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो अपने डेजिग्नेशन का बहुत मिसयूज भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिनका मिसयूज हो रहा है. उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बात को जाने देते हैं. ये एक ऐसा टॉपिक है, इस पे अगर बोलने जाएंगे और बात करने जाएंगे तो जो मेन मुद्दे हैं वो छूट जाएंगे. तो आपके अकॉर्डिंग मेन मुद्दे क्या हैं? मेन मुद्दे इस देश की जनता की वो नीड्स हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, और वो पूरी करने के लिए जितने प्लेटफॉर्म मिले उतने प्लेटफॉर्म से आवाज उठाना बहुत जरूरी है.
ऐसे 3 नीड्स आपके अकॉर्डिंग जो जनता की होनी चाहिए और उसके पीछे की वजह? सबसे पहले जो लोग प्लेटफॉर्म पे सोते हैं और उनको फुटपाथ पे सोना पड़ रहा है, चाहे कैसी भी स्थिति हो, है तो भारत के ही नागरिक, नहीं कमा पाए, किसी कारणवश नहीं अपनी फैमिली की नीड्स फुलफिल कर पाए, उनको छत तो मिलनी चाहिए। खुले में सोना उनका अधिकार नहीं है। और अगर हम आजादी के इतने साल बाद भी किसी जरूरतमंद के सर के ऊपर छत नहीं दे पा रहे, तो ये कहीं ना कहीं इस किसी पार्टी की नहीं ना, इस देश की विफलता है। तो इसमें हमको पता कैसे चलेगा कि एक इंसान नीड में है या वो उसे मिसयूज कर रहा है? देखिए, आपके पास अधिकारियों की या काम करने वालों की या पेड वर्कर्स की टीम में कोई कमी नहीं है। अगर वो बोलते हैं ना कि अगर पुलिस वाला चाहे तो किसी मंदिर के सामने से चप्पल भी चोरी ना हो, है ना, बहुत खूब। वैसे ही बात है कि अगर कोई अधिकारी ईमानदारी से चाहे तो कोई भी जरूरतमंद ना बिना उसकी नीड्स पूरी किए रह नहीं पाएगा। हर उसको मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर कोई अधिकारी चाहे और ईमानदारी से काम करे तो जिन लोगों को जिस चीज की जरूरत है ना, वो जरूरत सरकारी तरीकों से, सरकारी तंत्रों से या उनके वेलफेयर स्कीम से पूरी होने में दिक्कत कभी नहीं है। बट इसमें जब भी हम बात करते हैं कि हमें चीजें अच्छी करनी है या साफ करनी है, द मोमेंट वी टॉक अबाउट द लोअर हायरार्की, वो कहीं ना कहीं ब्लेम गेम चालू होता है। वो कहते हैं ऊपर वालों ने इजाजत नहीं दी, फिर आता है ऊपर वालों ने छूट नहीं दी, फिर ऊपर वालों के भाई के मामा के बेटे के ये हो गया। देयर आर इंटरलिंक्ड ऑफ लेवल्स ऑफ हायरार्की, जिसके कारण आज तक समझ नहीं आया कि किसको कैसे साफ करना चाहिए। तो हु इज द पर्सन? शुरू में कहा था ना, हाँ, जिसको नहीं करना हो उसके पास 100 बहाने हैं, और अगर किसी को कुछ करना हो तो 100 अड़चने भी काम करने से नहीं रोक सकती। ओके। तो अगर कोई नहीं कर रहा है और दुनिया भर के बहाने दे रहा है तो हाँ, ये भी होता है कुछ सिचुएशंस में कि ऊपर से दबाव बन जाता है अधिकारियों पे, नहीं करना है ये वो फलाना ढिकाना, पर डजंट मैटर। अगर इंसान तो हो ना यार, आप समझ तो रहे हो कि वो उसको जरूरत है कि नहीं है, और अगर आपको उसको जरूरत दिख रही है तो उसकी नीड पूरी कर दो ना यार। आपके घर से थोड़ी जा रहा है, आप अपनी जेब से कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो। आप सरकार का काम कर रहे हो, आप सरकारी नौकर हो। हाँ, और वो जो आ रहा है उसने वोट देकर उस सरकार को बैठाया है वहां, तो उसका काम भी अगर आप नहीं करोगे तो फिर ऊपर से अभी नहीं करने का भी अगर दबाव आ रहा है ना, तो बाद में आपके ऊपर भी कई प्रकार के दबाव आएंगे, उसको कैसे संभालोगे? तो आपके अकॉर्डिंग आज के डेट में अधिकारी अगर अपना काम अच्छे से करने लग जाए तो आधी चीजें वहीं ठीक हो जाएंगी? 100%। ओके। करते भी हैं और कुछ अधिकारी, ऐसा नहीं है, कुछ अधिकारी बहुत अच्छे हैं और बहुत दूरदर्शी सोच रखते हैं और बहुत प्रोग्रेसिव भी हैं। हाँ, ऐसे कोई आपके वन एडमायरर जिसको आप बहुत ज्यादा उनके काम को देख के आपको लगता है कि यार ये बंदा बहुत... आप मेरे से हर व्यक्ति का नाम निकलवाना चाहते हो? नहीं, मैं नाम निकलवाना नहीं चाहता हूँ, मैं आपका पर्सपेक्टिव समझना चाहता हूँ। एक का नाम लेकर दूसरे से अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी चलो आप बात कर रहे हो तो एक रिटायर हो गए अधिकारी सीनियर थे, आरपी मंडल साहब। ओके। उन्होंने जो रायपुर की और दिशा और दशा और बदली, रायपुर की दिशा और दशा बदली है ना, उसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। अगर आप बोलोगे तो कैनाल लिंकिंग रोड भी उनकी सोच थी। अच्छा, बहुत खूब। मरीन ड्राइव जो तेलीबांधा तालाब है वो भी उनकी सोच थी। नया रायपुर में भी बहुत सारा डेवलपमेंट, नया रायपुर में भी बहुत सारा डेवलपमेंट भी उनकी सोच थी। और ऐसे कई कार्य हैं, गिनाने जाओ तो मंडल साहब के खत्म नहीं होते। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एंड ऐसे और भी कई अधिकारी हैं जो अपने अपने सेक्टर पे वंडरफुल काम किए हैं। बहुत से तो मुझे शायद मालूम भी नहीं होंगे। ओके। पर ऐसे है, क्योंकि अगर नहीं होते तो आज 2000 का रायपुर और 2025 का रायपुर में जमीन आसमान का फर्क है। 25 साल हुए हैं इस महीने हमें, एंड मुझे ऐसा लगता है आपको भी बताइए। सो हमें ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ ने एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया है। वो अलग बात है, इंडिया के बहुत सारे मैप्स में, बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी भी छत्तीसगढ़ विजिबल नहीं है।
अगर आज के डेट में हम नागपुर बोल रहा हूँ, हम जब दिल्ली जाते हैं, हम नॉर्थ में जब जाते हैं, हम किसी को जब बताते हैं कि हम रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, तो आधे लोगों का कंफ्यूजन होता है ये एमपी में है या झारखंड में है। वो एक है अभी भी। अगर आप कभी नॉर्थ में जाएंगे या प्रॉपर टिपिकल साउथ में जाएंगे तो ये चीज होती है। बट अगर जो लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने वो प्रोग्रेशन देखा है, जो पूरा चेंज देखा है, वो कहते हैं कि हाँ 25 सालों में जो बदलाव आया है दैट इज अ नो जोक। प्रखर, मैं शायद 3-4 स्टेट्स छोड़ के ऑलमोस्ट पूरा इंडिया घूमा। ठीक है, आपकी इस बात को टोटली डिनाई करता हूँ कि लोगों को नहीं मालूम कि छत्तीसगढ़ कहाँ है। ये मैं मान सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कौन सी सिटीज हैं, उनमें कुछ सिटीज का नाम लोगों को नहीं पता, बट छत्तीसगढ़ और रायपुर को आज की डेट में देश में हर कोई जानता है, क्योंकि ऐसी बहुत सी उपलब्धियां हैं जो छत्तीसगढ़ और रायपुर में हुई हैं। मैं जानता हूं आपका दूसरा सवाल आएगा कि 3 बता दीजिए, तो मैं ऐसी उपलब्धियां अभी गिनाना नहीं चाहता, परंतु मैं ये जरूर जानता हूं कि अगर आपने किसी को बोल दिया कि मैं छत्तीसगढ़ से हूं, तो उसके अंदर एक डर बैठ जाता था। मैं जब बैंगलोर पढ़ने गया था, तब मैंने भी वहां पे नोटिस किया था कि लोग ना ये कह देते थे कि वहां नक्सलिज्म बहुत है, और उस चीज के लिए आप ना नहीं बोल पाते लोगों को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म तो है, है ना, और नक्सल घटनाएं होती रहती हैं, पेपरों में सब जगह छपता रहता है, लोग पढ़ते हैं। तो उनको ये समझाना पड़ता था कि भाई हमारे जो जंगली अंचल है उस तरफ है, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर, इन सिटीज के आसपास नक्सलिज्म का कोई इफेक्ट नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने समझा कि बहुत सारे लोग हैं जो अपना काम प्रॉपरली कर नहीं रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर भी रहे हैं। सो देयर आर मल्टीपल हायरार्कीज जिसपे चीजें चल रही है, एंड ऊपर से नीचे से दबाव आता रहता है। तो बहुत लोगों का कहना है कि पॉलिटिक्स जो है वो बहुत बड़ा दलदल है, वो गटर है, और उसमें कोई आज के डेट पे हाथ और पांव डालना नहीं चाहता। तो आज के डेट में जो यूथ है, जो एक्चुअल में IITs, इंजीनियरिंग, MBA भतेरी चीजें कर रही है, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करें? नायक पिक्चर देखिए आपने? हाँ जी, एक दिन का सीएम। हाँ, एक दिन का सीएम। उसमें एक डायलॉग है, परेश रावल बोलता है कि हर कोई कहता है राजनीति ये गटर है, पर कोई उतर कर इसको साफ नहीं करना चाहता। तो अगर सबकी सोच यही हो जाएगी कि नहीं ये जगह गलत है, ये चीज गलत है, तो कोई उसमें पार्ट ही नहीं लेगा। और अगर कोई पार्ट नहीं लेगा तो ये जो देश 150 करोड़ लोगों का देश है, इसमें आप लोगों की मदद, लोगों का वेलफेयर कैसे करोगे? Okay. तो किसी ना किसी को तो इसमें जाना पड़ेगा। और ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से युवा हैं जो राजनीति में आने की इच्छा रखते हैं, परंतु उनको सही रास्ता नहीं समझ आता कि कौन सी पार्टी के थ्रू आना चाहिए या कौन से रास्ते से आना चाहिए। सही रास्ता कैसा होता है, कैसा दिखता है सही रास्ता? सही रास्ता वो दिखता है जहां पे पहले तो हिंसा ना हो, okay. दूसरा नफरत ना हो। इसीलिए मेरे नेता राहुल गांधी जी इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। ठीक है, तो जो इंसान हिंसा नफरत से दूर रहकर पब्लिक से और लोगों की अच्छाई से ही सिर्फ प्यार करे ना, और सेवा का भाव रखे। मतलब कई लोगों की ऐसी इच्छा होती है कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स है, बहुत करप्शन होता है, हजारों करोड़ लोग, नेता लोग कमा लेते हैं, फलाना ठिकाना। तो ये परसेप्शन गलत है यार। ठीक है ना। कुछ नेता करते हैं करप्शन, मैं नहीं बोलता नहीं करते, पर हर नेता ऐसा नहीं होता। okay. हर एक को सिर्फ पैसा कमाना और लालच हो इस नाते राजनीति में आए हो ये जरूरी नहीं है। कई ऐसे बहुत लोग हैं और कुछ ऐसे नेता भी हैं जिन पे झूठे आरोप भी लग जाते हैं। ठीक है, पार्सल ऑफ लाइफ, कोई ना कोई होते हैं। पर लोगों की मदद करने वालों को अगर आप देखकर राजनीति में अपना आइडल बनाकर आगे बढ़ोगे तो राजनीति भी बहुत खूबसूरत चीज है और आप कूटनीति से दूर रहो।
सिंस आप थोड़ा पॉलिटिक्स में काफी घुसे हुए लग रहे हैं, आपको उसका काफी नॉलेज भी है, एंड यू एडमायर राहुल गांधी, मुझे एक बिल्कुल सबसे idea। पहला क्वेश्चन है कि राहुल गांधी को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है, एंड देयर आर मल्टीपल मीम्स मेड ऑन हिम, ऐसा क्यों है? देखिए, मैं आपके मन से ना एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिफेंड नहीं करते अपने लीडर को, ठीक है। राहुल गांधी जी के साथ ना जिस प्रकार गलत भाजपा ने किया है ना, उतना मैं नहीं मानता किसी भी एक व्यक्ति के साथ आज तक इस पृथ्वी पे किसी दूसरे व्यक्ति ने किया होगा। इसको डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूं। एक व्यक्ति टोटली इंटेलेक्चुअल, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा एथलेटिक, ठीक है, और एक सत्य बोलने वाला व्यक्ति, ठीक है, एंड अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, ठीक है, ट्रू मैन। मेरा तो यह मानना है कि ही इज अ ट्रू मैन, क्योंकि वो लोगों को ना झूठ बोलते हैं, ठीक है, और जो बोलते हैं ना वो करते हैं। बोल के नहीं करने वाली स्थिति ना राहुल गांधी जी के नेचर में नहीं है। अगर उनका कमिटमेंट है तो ही विल ट्राई हिज लेवल बेस्ट टू फुलफिल इट। ओके। कभी कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, है ना, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं। कुछ नहीं हो पाता होगा तो वो XYZ अलग बात है, बट जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए कोई व्यक्ति सोचकर काम करता है, यार, इतना डाउन टू अर्थ आदमी जिसके परिवार में इतने प्रधानमंत्री देखे हो, वो व्यक्ति अगर इस देश में पैदल चल रहा है ना, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा, और उसके बाद इधर ईस्ट टू वेस्ट ऑल्सो, तो ये मान लीजिए कि उस व्यक्ति के अंदर ना कुछ तो करने के लिए जुनून है, ठीक है, और देश को लेकर ना एक बहुत ही, मैं उस फीलिंग को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूं, एक ऐसी फीलिंग है जो आप और मैं सिर्फ अगर किसी को लेकर पॉजिटिव सोचे तो फील कर सकते हैं। ओके। और उनको जो आपने जो बात कही कि ट्रोल किया जाता है, यार, हजारों करोड़ रुपए खर्चा कर दिए जिस आदमी की छवि को खराब करने के लिए, तो आप ये समझ लो कि वो पूरी की पूरी पार्टी उस आदमी से कितना डरती होगी। बोल्ड स्टेटमेंट है ना। तभी तो यार आप किसी की इमेज स्पॉइल करोगे। अगर आपको उससे डर ही नहीं है, आपको उससे खौफ ही नहीं है कि ये आपकी कुर्सी ना छीन ले, तो आप उसके पीछे पैसा क्यों खर्चा करोगे? ओके। है ना। और वो भी गलत तरीके से। आज आप 10 साल से पावर में, 12 साल से करके आप अपने आप को इतना अहंकारी बना चुके हो कि आपको ऐसा लगता है आपसे ऊपर कोई है ही नहीं। भैया, उसके पहले इतने साल रहे ये लोग पावर में, अगर इनकी मंशा आपके जैसी होती तो आपकी पार्टी तो 2 की 0 पे चले जाती। आज जितनी सीट जीती उतनी सोच भी नहीं पाती। ओके। सत्यता है ये, है ना। आज इन लोग झूठा प्रचार, झूठे वादे, जुमले और लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। बट आज के डेट पे अगर आप कहते हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हाँ, और वो भावनाओं से खेल रहे हैं, हाँ, तो वो रिन्यू कैसे कर पा रहे हैं? देखो, मैं आपको ना एक बहुत बड़ी बात बताता हूं। ठीक है। जनरेशन चेंज होती है हर 20 साल में। करेक्ट। 20 साल में ये जनरेशन चेंज ना, आप ये बोल लो कि कभी कभी टाइम भी ऐसा बदल जाता है कि जब 2014 का इलेक्शन आया ना, तो मेरी आपकी जनरेशन ना ग्रो अप हुई। उसी समय हम अपना 10th 12th ये सब पास करें, बिल्कुल, है ना, हाँ और बाहर निकले। बिल्कुल। तो हमने एक न्यू वर्ल्ड देखा, ठीक है। हम कॉलेज के, तो हमने, हमारा वोट देने का अधिकार आ चुका था। बिल्कुल। हम ये सारी चीजों को नए तरीके से देखने लगे। तो एक बहुत बड़ा यूथ उस समय वोटर बना, एलिजिबल हुआ, ठीक है। तो उस सेक्टर के समय ना एक फेक प्रोपेगेंडा जो 2012 के बाद, जब 2012 में कांग्रेस का
मंत्रिमंडल रिशफल हुआ था सेंट्रल का, उसके बाद से ना बीजेपी और आरएसएस का फेक मीडिया, मतलब सोशल मीडिया, फेक मीडिया एक्टिव हो गया था और उन लोगों ने झूठे करप्शंस, झूठे आरोप इतने दिखाए। भाई आज इतने सारे वो 2G स्कैम और दुनिया भर के स्कैम और आरोप लगाए हैं, क्या हुआ? क्लीन चिट है, एक एक जगह क्लीन चिट है, पर उस समय का माहौल तो इन्होंने खराब कर दिया ना। आज मेरे आपके और इस देश में हजारों लाखों यूथ है, ठीक है, करोड़ों यूथ है। उन यूथ के दिमाग में अगर आपने उस समय गलत भर दिया तो 2014 का वोट तो उस यूथ ने आपके खिलाफ दे दिया, ठीक है, कांग्रेस के खिलाफ दे दिया। आप पावर में आ गए। आप पावर में आने के बाद, और एक सीधी सी बात है, 10 साल कांग्रेस ने गवर्नमेंट रन की थी, ठीक है, इतनी प्रोडक्टिव गवर्नमेंट थी, एंटी इनकम्बेंसी हर एक की होती है ना। आप कुछ भी कर लो, इस देश में यह मुमकिन नहीं है कि 150 करोड़ लोग हैं तो आप 150 करोड़ के पूरे काम कर दो। करेक्ट, ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। पर इसीलिए जिनके आप नहीं कर पाते उनकी एंटी इनकम्बेंसी आती है, ठीक है, ठीक है। सरकार बदली, आपने क्या क्या वादे किए थे? 15-15 लाख देंगे, ठीक है, और हर साल करोड़ों नौकरियां देंगे, दुनिया भर के वादे किए थे, एक पूरा किया है? एक पूरा किया नहीं किया ना। फिर उसके बाद आपने 2016 में एक दिन रात को आप आए, टीवी पे खड़े हुए 8 बजे, और भाइयों बहनों मित्रों आज से नोट बंद किए जाते। अरे भाई सोच तो लो, देख तो लो कि उससे क्या हो रहा है। देश की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी उस नोटबंदी से। मतलब जो इकोनॉमिक डाउनफॉल आया है ना उसके बाद, उसको एक व्यक्ति जिसको इकोनॉमिक्स के बारे में या आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं हो, वो हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, ठीक है, ठीक है। बट जो समझता हो या जो उसके बारे में पढ़ा हो, वो इस चीज को समझ सकता है। वो तो जो एक्चुअल में जो हमारा लोअर सेक्टर है ना, गरीब जनता और किसान और मजदूर, इन लोगों ने उस समय जो परेशानी झेली, लाइन में खड़े खड़े लोग खत्म हो गए यार। पर इनके पास का जो कैश, जो सेविंग्स थी हमारे घर की महिलाओं की, भाई आपकी मम्मी ने भी सेविंग्स करके रखी थी, मेरी मम्मी ने भी सेविंग्स करके रखी थी। घर की माएँ छुपाती हैं, बचाती हैं एक जरूरत के समय के लिए। बिल्कुल, वो बाहर निकले, वो चेंज हुए, वो जब रोटेट हुए ना मार्केट में, उससे यहाँ की एक बेसिक इकोनॉमी बच गई। ओके, नहीं तो मतलब बोलना नहीं चाहिए, पर ऐसा समय आ जाता कि आप और मैं मजबूर हो जाते खराब स्थिति के लिए। ठीक है, चलो ये सब चीजें पार्ट निकल गया। आपने 2019 का चुनाव आया, ठीक है, आपने उस समय प्रोपेगेंडा चेंज कर दिया, आपने दूसरे तरीके से इलेक्शन को लड़ने के लिए दुनिया भर की चीजें की, आपने वोट चोरी चालू कर दी। ओके, हाँ, बहुत बड़ा उस समय तो कोई पकड़ नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि किसी ने इस तरफ नहीं सोचा था कि ये भी किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, चाहे अपोजिशन हो चाहे कोई भी हो, कोई भी इस डायरेक्शन में नहीं सोचा। पर वो बोलते हैं ना, झूठ छुपाए नहीं छुपता, बस वही चीज हुई है। 2 बार निकला, राहुल गांधी जी ने महादेवपुरा का पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जारी किया, इलेक्शन कमीशन आज तक जवाब नहीं दे पाया। आज तक इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं है उस चीज का। उल्टा क्या बोलता है कि आप एफिडेविट दो, ये दो, वो दो। आप कानून उठाकर पढ़ो, उधर लिखा हुआ है आप एफिडेविट दोगे और इलेक्शन कमीशन वो एफिडेविट खारिज करता है तो आपकी सारी अपील ही खत्म हो जाएगी। तो आप तो उसमें कागजी कार्रवाई में फंसा रहे हो। भाई देश का विपक्ष का नेता, आज एक बात बताइए, सत्ता पक्ष बीजेपी है, एनडीए बीजेपी नहीं है, ठीक है, ठीक है, एनडीए सत्ता पक्ष है, जिसमें 2 बैसाखी है। ठीक है, ठीक है, उसको 30% वोट मिला है, 40% वोट मिला है, 60% वोट इंडिया अलायंस को मिला है जो विपक्ष में, ठीक है, उसका लीडर राहुल गांधी है।
ठीक है ना? अगर विपक्ष का नेता 60% जनता का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति आप इस देश के सामने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोल रहे हैं, तो क्या मीडिया का, इलेक्शन कमीशन का फर्ज नहीं बनता कि उसका क्लियर कट आंसर करे? बनता है, ठीक है? नहीं बनता है, ठीक है, आप एग्री करो ना करो, पर बनता है। चलिए, महादेव पूरा हुआ, इन लोग जवाब नहीं दिए। जितना हम अपने कांग्रेस की टीम, कांग्रेस के वर्कर्स जितना लोगों तक पहुंच कर वो करते, छत्तीसगढ़ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान चला है। कई लाख हस्ताक्षर होकर प्रदेश से दिल्ली भेजे गए हैं और लोगों में घर घर जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने लोगों से साइन कराए हैं, उनको सच बताकर। सच बताते थे लोग, खुद से साइन करते थे। ओके, है ना? लोग मानते हैं, लोग विश्वास करते हैं कि ये वोट चोरी कर रहे हैं। ठीक है? वरना आप ये बात बताइए, देश के गृह मंत्री जाकर बोल रहे हैं खुलेआम कि हम इतनी सीट पाएंगे और उतनी सीट रिजल्ट में आ जा रही है। आप कोई चमत्कारी बाबा थोड़ी हो यार, सीधी सी बात है। और ना किसी का इतना कैलकुलेशन होता है। आप क्या हर पब्लिक का परसेप्शन तो नहीं समझ सकते? पॉसिबल ही नहीं। आप उसमें कुछ परसेंटेज समझ सकते हो। आज ये मीडिया इलेक्शन सर्वे करने वाले घूमते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो टीम बनाकर और दुनिया भर कर की एनालिसिस करते हैं, उनका क्या है? वो एक एक दरवाजे थोड़ी जाते हैं। वो 1000 आप देखोगे सैंपल्स जो आते हैं, आज 1 करोड़ लोग में 1 लाख सैंपल लिए हो तो 1% हुआ यार। हाँ, ठीक है, तो उसका क्या? उससे तो कुछ नहीं होना है। तो 1% से आप पूरे प्रदेश की हवा थोड़ी तय कर सकते हो। बट प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है क्या उससे ज्यादा जा पाना? नहीं है। तो मैं तो बोलता ही हूं, जो शुरू से कहा जा रहा है ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल बंद कर देने चाहिए। ओके, ये लोगों को भ्रमित करते हैं। तो क्या होना चाहिए फाइनल में फिर? एग्जिट पोल फिर भी आ जाए, क्योंकि वो वोटिंग के बाद आता है। ओपिनियन पोल तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ओपिनियन पोल से आप अपना परसेप्शन, अगर फॉर एग्जांपल आज आप मुझे वोट देना चाहते हो, ठीक है, और कल ओपिनियन पोल निकला और मेरा जो विरोधी है उसके पक्ष में माहौल दिख गया, आपका परसेप्शन देने वाला ये हो जाएगा कि यार मेरा वोट कहीं खराब ना हो जाए, तो मेरे को उसको दे देना चाहिए। ये ओपिनियन पोल बनाए इसीलिए जाते हैं। सब बिके हुए हैं। ठीक है, सच्चाई है ये चीज। बट आज के डेट पे अगर आप बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में बहुत सारे वादे किए गए, फिर नोटबंदी आई, फिर वोट चोरी हुआ, ठीक है, तीसरा टर्म कैसे मिल गया? मैं आपको वही चीज बता, वोट चोरी से आपको अगर विश्वास नहीं है तो अभी परसों राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हरियाणा का ओपन किया है। हरियाणा में कांग्रेस 22,000 वोटों से सिर्फ चुनाव हारी है, सिर्फ 22,000। ठीक है, और 25 लाख वोट की चोरी की है बीजेपी ने। एक ब्राजीलियन मॉडल का 22 बूथ में नाम है, जो यहाँ की रहवासी नहीं है जिस देश की, उसका यहाँ के 22 बूथ में हरियाणा की एक विधानसभा में वोटर लिस्ट में नाम है। सेम फोटो, अलग अलग एज, कहीं 67, कहीं 37, कहीं 31, कहीं 27। ओके यार सच बात यह है। और वो ब्राजीलियन मॉडल प्रेस कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया में आकर ये बोली है कि मैं तो आज तक इंडिया नहीं आई। तो कैसे नाम आ गया? कोई गया था क्या वहां साइन कराने? भाई बिना 6A फॉर्म 6A में साइन किए तो आपका नाम जुड़ नहीं सकता, तो कोई गया ही होगा, है ना? अब ये तो या तो इलेक्शन कमीशन जवाब देगा या देश की सरकार जवाब देगी। आपको क्या लगता है कौन देगा? कोई नहीं देगा भाई। क्यों पता है? क्योंकि सच से भागने वाले लोग हैं ये। अगर सच को फेस करना सीख जाएंगे तो सत्ता में नहीं रह पाएंगे। आज के डेट पे हमेशा ये देखा है हमने, जहां पे सत्ता विपक्ष को और विपक्ष सत्ता को हमेशा एक दूसरे को उन्होंने लांछन उछाली है। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ तो होता ही है सबके पास। इसका स्टॉपेज कब और कैसे आएगा? क्या कभी स्टॉपेज आएगा? मुझे नहीं लगता कभी आएगा, क्योंकि इन लोगों ने 2014 के बाद से जो पहले राजनीति में आंखों का सम्मान था ना, वो भी खत्म कर दिया। इन लोग छीछा लेदर की तरफ आ गए। किसकी तरफ? छीछा लेदर की तरफ आ गए। ओके, ठीक है। इन लोगों ने
सारी मर्यादाएं लांघ दी, ठीक है। ये नहीं सोचे कि ये तो कोई दूध के धुले नहीं है क्या कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र? वो तो कहीं भी नहीं है, वो कहीं नहीं है ना, नहीं है ना। हाँ। तो उनके में भी नहीं है। ठीक तो है। ये नहीं सोचे कि भाई भारत की जनता है, अगर रंक से उठाकर राजा बनाती है तो राजा से रंक बनाने में देरी नहीं करती है। जिस दिन बना देगी उस दिन जो आप अपने हथियार बना लिए हो, ईडी, सीबीआई, है ना, और झूठे मुकदमे, वो आप पे भी उसी तरीके से हावी हो सकते हैं। ये वो सोचते नहीं है, ठीक है। ठीक है, कांग्रेस की परिपाटी ऐसी नहीं है कि लोगों को फंसाए झूठे मुकदमे में और उन लोगों के साथ गलत करे, पर भैया जब आप दूध के दूल्हे हो ही नहीं तो आपके साथ गलत कैसे होगा? बहुत खूब। तो आखिरी में अगर मैं आपसे समझना चाहूं कि अगर जनता को समझना हो सार्थक शर्मा है कौन, तो वो कैसे डिस्क्राइब होगा? पॉलिटिकल वे में कि बोथ वेज, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? देखिए, पॉलिटिकल वे में तो सार्थक शर्मा जनसेवक है। सार्थक शर्मा के पास आप सार्थक को 4 गाली दे दो और कल सार्थक से काम कराने आ जाओ, सार्थक आपकी 4 गाली भूल जाएगा और आपका काम कर देगा। ओके। क्यों पता है? क्योंकि वो मेरा धर्म है, ठीक है। वो मेरा धर्म भी है और वो मेरा कर्म भी है। मैं अगर आज चुनाव लड़ने की इच्छा रखता हूं तो मेरा काम है लोगों का काम करना, जितना मेरे से हो पाए और जिस तरीके से मेरे से हो पाए, ठीक है। तो आप मेरे को 4 गाली दोगे तो आप अपनी भड़ास दूर कर रहे हो। तो मेरे को अगर आप अपना नेता मान रहे हो तो मेरे को आपकी गाली सुनना है, आपके गुस्से को ठंडा करना है और उसके बाद आपको खुश करके भेजना है, ठीक है, जिससे मेरा वोट खराब। ठीक है। देखो, जो बात सच है वो सच है, ठीक है। और उस व्यक्ति के अंदर की जो हेटनेस है वो खत्म हो जाए, ठीक है, ठीक है। ये तो पॉलिटिकल वे का सार्थक शर्मा हो गया। अब अदर देन पॉलिटिक्स, भाई मैं ना बहुत इमोशनल व्यक्ति हूँ यार। क्या बात है, मेरे को लग नहीं रहा वैसा। नहीं यार, मैं बहुत इमोशनल व्यक्ति हूँ। ठीक है। अगर मैं किसी को अपने दिल में जगह दे दिया तो फिर मैं उसको निकाल नहीं पाता। ओके। और फिर वो व्यक्ति चाहे मुझे कितने ही दुख दे दे, मैं वो दुख सह लूंगा पर उस व्यक्ति से नफरत नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। ये एक सार्थक शर्मा है। और रही बात दोस्ती यारी में, तो अगर मैंने किसी को दिल से दोस्त मान लिया और फिर वो अगर मुझसे दोस्ती तोड़कर रूठ कर दूर चले गए तो फिर सार्थक अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देगा पर वो दोस्ती ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, ठीक है। और मुझे ना इंसानों से मतलब कि जो एक हमदर्दी होती है ना, मुझे लोगों को ना तकलीफ में देख कर ना खुद दुख होता है। ओके। और लोगों को किसी चीज की जरूरत में देखकर भी दुख होता है। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ भी कर दो, इसको इस तकलीफ से दूर कर दो। अच्छा। चाहे फिर आपको उसको आर्थिक सहयोग करके हो, है ना, या उसको गोदी में उठा के कहीं छोड़ना ना पड़ जाए। मतलब एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो कैसे भी ना उसका दर्द दूर कर दो, क्योंकि मैं जानता हूं दर्द और तकलीफ में इंसान की स्थिति क्या होती है। तो वो चीज में नहीं रहने देना चाहिए किसी को। सही है, सही है। हमने आपके लिए एक छोटा सा रैपिड फायर प्लान किया हुआ है। 5 क्वेश्चंस होंगे, बैक टू बैक होंगे, सिचुएशन बेस्ड होंगे, ठीक है। आपको जवाब देना है कि इसमें से आप कौन सा चूज करेंगे, ठीक है। रेडी हैं आप उसके लिए? बट फटाफट चूज करना, ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, डन? ठीक है भाई, चलो। ओके। मोदी और योगी? हाँ? मोदी या योगी? नोबडी। ओके। प्रजा या प्रजातंत्र? प्रजा। रायपुर या सेंट्रल? सॉरी, रायपुर या सेंट्रल? रायपुर। जब आपकी ऑप्शन आए कि आपको समाज सेवा करनी है वर्सेस आपको पॉलिटिक्स करना है, आप क्या चूज करेंगे? पॉलिटिक्स के माध्यम से समाज सेवा। बहुत खूब। अगर एक लास्टली ऑप्शन बताया जाए जहां पे आपको पैसा कमाने का ऑप्शन मिल रहा है, दूसरी तरफ समाज सेवा करने का ऑप्शन मिल रहा है, आप क्या चूज करेंगे? समाज सेवा। बहुत खूब, बहुत खूब। सार्थक शर्मा, आपसे आज एक चीज तो मुझे समझ आई कि कांग्रेस के लिए जो आपका प्यार है वो काबिले तारीफ है।
बहुत कम मिलते हैं मुझे आज के डेट में लोग जो कांग्रेस के लिए इतना प्यार रखते हैं एंड कांग्रेस के लिए खड़े हैं। भाई रीजन है यार उसके पीछे, आजादी से देखोगे ना तो कांग्रेस ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। इस देश ने कांग्रेस को जिस जगह पहुंचाया, और कांग्रेस ना एक आइडियोलॉजी है यार, ठीक है, वो पहले आइडियोलॉजी है बाद में पार्टी है। ठीक है, ठीक है, कांग्रेस यार आप ये सोचो, लीडर्स खत्म हो गए, असैसिनेशन हो गया उन लोगों का, ठीक है, उसके बाद वो फैमिली, दिस पार्टी इज सर्वाइविंग, वो उसके बाद भी इस तरीके से लीड कर कर सामने खड़े होकर आज भी इस देश के उस वर्ग के लिए जिस वर्ग को कोई नहीं पूछता उसकी आवाज बनकर खड़े हैं। आप उनके ऊपर एक झूठा प्रोपेगेंडा बना देते हो कि ये किसी एक धर्म को लेकर मैनिपुलेटिव पार्टी है। गलत है यार। हाँ, मैं एक चीज बता रहा हूं, कांग्रेस इकलौती ऐसी देश की पार्टी है जो हर वर्ग, हर समाज और हर प्रकार के व्यक्ति को लेकर चलती है और उसके दुख की और उसके साथ जो गलत हो रहा है उसकी लड़ाई लड़ती है। सो अगर हम आपको ऑप्शन दे कि आपको जनता को डायरेक्टली कोई चीज कहनी है, वेदर इट्स पॉलिटिक्स, वेदर इट्स यू योरसेल्फ, व्हाटएवर इट इज, आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? देखिए, मैं पॉलिटिक्स से हट के बात करूंगा। साथियों, अगर आपको इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए और एक आम आदमी के लिए या आम आदमी की तरह किसी नीडी के लिए कुछ करना है तो सबसे पहले अपनी इंसानियत जिंदा रखिए। आप अपनी इंसानियत और सत्कर्म के मार्ग पर चलिए और जीवन में एक चीज ठान लीजिए कि कितने ही द्वेष और दिक्कतें क्यों ना हो, किसी से नफरत नहीं करनी है और सबको माफ कर देना है। माफ कर कर, नफरत को दूर कर कर मोहब्बत के साथ चलेंगे, अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे, जिससे कि कोई किसी के साथ कुछ गलत ना करे। अच्छे रहो, किसी के साथ कुछ गलत मत करो, बस इतना ही रहकर चलो, बाकी सब ऊपर वाला है, सब अच्छा ही करेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अगर आज के डेट में आपको ये समझ आ गया हो कि कांग्रेस कहाँ स्टे करती है, बीजेपी कहाँ स्टे करती है, एंड एट द सेम टाइम सार्थक शर्मा का क्या पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, तो आज की डेट में कमेंट करके बताएं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एंड आप किस साइड ऑफ द पार्टी को सपोर्ट करते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।